देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मधुपुर से निकलकर मैं एक बड़े से ब्रिज पर पहुंच गया था। देखने में वो ब्रिज काफ़ी सुंदर लग रहा था, लेकिन उस ब्रिज को देखकर मुझे अंदर से एक बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। अक्सर जब हम काफ़ी बेचैन होते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि मैं किसी बड़े खतरे का शिकार होने वाला हूँ। ठीक ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। दोस्तों, मेरा नाम चंदन चौहान है। उस दिन मैं दीपावली के बड़े त्योहार से कुछ ही दिन पहले शॉपिंग करने के लिए हमारे गांव से बहुत दूर पड़ने वाले खिरोड़ शहर गया हुआ था, क्योंकि हमारे गांव के बगल में जो मार्केट पड़ता है उसमें चीज़ काफ़ी सस्ती और ख़राब मिलती हैं। इसलिए अच्छे कपड़े और मिठाइयाँ खरीदने के लिए हम कुछ गिने चुने दोस्त हमारे गांव से ठीक 62 किलोमीटर दूर पड़ने वाले मार्केट में पहुंचे थे। लेकिन अब लौटते वक्त हमारी गाड़ी एक ब्रिज पर पहुंची तो पता नहीं क्यों हमें थोड़ा अजीब सा होने लगा। हम दो दोस्त अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और मेरे साथ भागीरथ था, जो बचपन से ही मेरा दोस्त रहा था। अब हम दोनों गाड़ी के अंदर बैठे बैठे यही सोच रहे थे कि अचानक से गाड़ी का माहौल कैसे बदल गया। जिस रफ्तार से गाड़ी चल रही थी मैंने उस रफ्तार को एकदम कम कर दिया। मेरे माथे से टपकता हुआ पसीना मेरे पैरों तक जा पहुंचा था। मुझे अंदर ही अंदर अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी और इतने में ही गाड़ी का ब्रेक जोर से दब गया। हालांकि मैंने तो गाड़ी के ब्रेक की तरफ पैर भी नहीं लगाया था, और जैसे मैंने ये सब होते हुए देखा तो एक बार के लिए मैं जोर से चिल्ला उठा। डिसकंट्रोल हो जाने की वजह से अब गाड़ी को रोक पाना मेरे बस से बाहर हो गया था। लेकिन जैसे तैसे मैंने अपनी गाड़ी को रोका और फिर मैं मौका पाते ही गाड़ी से नीचे उतर गया, क्योंकि ये बात तो मैं भी समझ गया था कि या तो गाड़ी के अंदर कोई मिस्टेक हुई है या फिर इस जगह को किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी ने अपना शिकार बनाया हुआ है। हम दोनों ही दोस्त बुरी तरह से डरे हुए थे और हम दोनों नीचे उतरकर अब चैन की सांस ले रहे थे। तभी मेरे दोस्त ने बोला, भाई एक काम कर, गाड़ी के बोनट को अच्छी तरह चेक कर कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। उसकी बात सुनकर मैंने बोनेट को चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं थी। और तभी मेरी नज़र एक तार पर पड़ी तो मैंने देखा कि उस वायर के अंदर हल्की हल्की स्पायरिंग हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी का वो तार एकदम जलकर खाक हो जाएगा। एक बार के लिए तो मुझे लगा कि शायद इसी तार की वजह से गाड़ी के अंदर इस तरह की समस्या पेश आई है। फिर हमें लगा कि हम इस वायर को ठीक करने में थोड़ा ही वक्त लगाएंगे, लेकिन जिस तरह से उसने पूरी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम की हुई थी उस हिसाब से उस वायर को ठीक कर पाना हमारी बस से बाहर होता जा रहा था। इतनी देर से तो मुझे लग ही रहा था कि यहाँ किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से मुझे इस तरह की बेचैनी महसूस हो रही है, लेकिन अब मुझे यकीन भी हो गया कि गाड़ी के अंदर हो रही कुछ प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होना मुमकिन है। फिर उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी का इंजन ठीक ही नहीं हो पा रहा था। हालांकि जब मैं गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता तो 1 से 2 सेकंड में ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती, लेकिन फिर उस वायर के अंदर वही समस्या देखने को मिलती। ऐसे में मुझे डर था कि कहीं थोड़ी थोड़ी स्पायरिंग पेट्रोल की टंकी के पास ना पहुंच जाए, क्योंकि इससे पेट्रोल में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है और गाड़ी ब्लास्ट हो सकती थी। इसी डर ने मुझे अपनी गाड़ी को वहीं पर खड़ा करने को मजबूर कर दिया। फिर मैंने किसी मैकेनिक को फ़ोन करने की भी कोशिश की, लेकिन इतना शानदार ब्रिज होने के बावजूद ना तो वहाँ कोई गाड़ी वाला मेरी मदद कर रहा था और ना ही इतनी रात को किसी मैकेनिक ने फ़ोन मेरा अटेंड किया। आखिर मैं थक हार कर वापस से अपनी गाड़ी के अंदर आ गया और सीट के ऊपर अपना सर रखकर आराम से सोने लगा। अब मैं यही चाहता था कि जल्दी से जल्दी कोई गाड़ी वाला हमें मदद दे सके, इसलिए मैंने काफ़ी बार गाड़ी से उतरकर कुछ गाड़ियों के सामने अपना हाथ दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार मेरी कोशिश नाकाम रही। जिस बार भी मैं किसी गाड़ी को हाथ दिखाता तो वो और रफ्तार के साथ वहाँ से निकल जाती। ऊपर से इतनी रात को इस ब्रिज के ऊपर से गाड़ियों का गुजरना भी काफ़ी कम हो गया था। अब 5 से 10 मिनट के बीच में जाकर कहीं एक गाड़ी गुजरती थी, और वो भी इतनी रफ्तार में कि उसको हाथ दिखाना भी मुश्किल होता। फिर इसी बीच मेरे दोस्त ने बोला, भाई वो देख, कोई बाइक वाला नज़र आ रहा है। जैसे उसने हाथ से इशारा किया तो मैंने सामने की तरफ देखना भी शुरू कर दिया। मैंने देखा कि वो किसी बाइक के पीछे वाली लाइट थी। उसे देखकर मेरे अंदर एक उम्मीद जग गई। मुझे लगा कि शायद ये बाइक वाला आदमी हमें हमारे सही ठिकाने तक पहुंचा सकता है।
ऐसे में मैं अपने दोस्त के साथ अपने कदम पटकते उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे हम उस बाइक की लाइट के पास पहुंचते जा रहे थे तो वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो रही थी। फिर जैसे हम उस बाइक के एकदम पास पहुंच गए तो हमने देखा कि वो एक 22 से 25 साल का जवान लड़का था। जैसे ही उसने हम दोनों को देखा तो वो एकदम से बोल पड़ा, आप लोग इतनी रात को इस ब्रिज के ऊपर क्या कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर हमने भी उसे अपनी गाड़ी की तरफ देखने को बोला और जैसे उसने हमारी गाड़ी की तरफ देखा तो हमने पाया कि हमारी गाड़ी की एक लाइट ऑन थी और वो ज्यों की त्यों ही खड़ी थी। शायद इशारा पाते वो आदमी समझ गया कि हम किस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उस लड़के ने बोला, लगता है आपकी भी गाड़ी खराब हो गई है। इस पर मैंने अपनी गर्दन हिलाई। तभी उस लड़के ने बोला, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको एक मैकेनिक के पास लेकर चलता हूँ। उस लड़के की बात सुनकर मुझे काफ़ी हद तक राहत की सांस मिल रही थी। फिर उस लड़के ने बोला, आप लोग एक काम करो, आप मेरे पीछे पीछे आओ, क्योंकि मैं अपनी बाइक को ब्रिज से नीचे नहीं उतार सकता। हमने सोचा कि अगर ये हमें पैदल ही किसी मैकेनिक तक पहुंचा देगा तो भी वो हमारे लिए सही होगा, इसलिए हम दोनों उसके पीछे पीछे चलने लगे। वो ब्रिज से थोड़ा नीचे जाते हुए दाएं साइड मुड़ गया। हम भी ठीक उसके पीछे पीछे चलते ही जा रहे थे। तभी हमने देखा कि उस ब्रिज से दाएं साइड में एक बहुत बड़ा मोहल्ला बना हुआ था, लेकिन उस मोहल्ले के सारे घर अंधेरे से घिरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि इस स्थान में रोशनी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। यही बात मैंने उस लड़के से कही, अरे भाई, ऐसा लग रहा है कि इस मोहल्ले के अंदर कोई इंसान ही नहीं रहता। अंधेरा इस कदर है जैसे कि यहाँ की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए काट दी गई हो। मेरी बात सुनकर उस लड़के ने एक बार के लिए हामी भरी। हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस लड़के ने ब्रिज से ऊपर के आने के बाद हमसे कोई भी बात ही नहीं की थी और वो हमसे आगे आगे ही चलता जा रहा था। उसके चलने की रफ्तार हम दोनों से कहीं ज़्यादा थी, इसलिए अब वो हमसे लगभग 15 से 20 फीट आगे चल रहा था और हम दोनों उसके ठीक पीछे पीछे थे। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैं और मेरा दोस्त इधर उधर की बातों में लग गए और तभी हमें एहसास हुआ कि हमारे आगे आगे चल रहा वो लड़का अब एकदम से गायब हो गया था। हमने उसे आवाज़ भी लगाई, लेकिन वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से वो हमें उस मोहल्ले की कुछ ऐसी गलियों में लेकर पहुंच गया था जिसको समझ पाना भी हम दोनों की समझ से परे था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सी देर में वो लड़का आखिर कहाँ पर गायब हो गया। हम दोनों ने उसे बहुत बार इधर उधर आवाज़ लगाने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तभी मेरे दोस्त ने बोला, भाई, कहीं ये लड़का हमें किसी खतरे में फंसा कर तो नहीं चला गया? अब मुझे भी अपने दोस्त की बात काफ़ी हद तक ठीक लगने लगी थी, क्योंकि अचानक से उस लड़के का ब्रिज के ऊपर पहुंच जाना और फिर हमें एक ऐसे अनजानी जगह पर छोड़ देना जहां हम किसी को जानते भी नहीं हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें फंसाने का दावा कर रही थी। बाद में मैंने अपने दोस्त को बोला कि हमें ठीक उसी रास्ते को पकड़ना चाहिए जिस रास्ते से हम यहाँ पर पहुँचे थे। शायद वो रास्ता हमें वापस से अपनी गाड़ी के पास पहुँचा दे, क्योंकि हमारी गाड़ी के पास पहुँचकर ही हम अपने आप को प्रोटेक्ट महसूस कर सकते थे। ऐसे में मैंने फिर से उसी गली को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तब हमें यह गलियाँ रास्ता दिखाई पड़ रही थी और जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमें पूरा का पूरा रास्ता अब अजीब लगने लगा। यही बात मैंने अपने दोस्त को बताई तो उसने बताया कि उसके साथ भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। उसे भी वो रास्ता पहले के मुकाबले अब काफ़ी ज़्यादा अलग दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी दूसरे रास्ते में पहुंच गए हैं। और तभी मेरी नज़र लाल रंग के चमकते हुए एक दरवाजे पर गई। उस दरवाजे को देखकर एक बार के लिए तो मेरा माथा ही सनक गया। ऐसा मैंने पहली बार देखा था कि कोई दरवाजा इस कदर लाल तरंग की रोशनी निकाल रहा हो। एक बार के लिए तो मैं और मेरा दोस्त उस दरवाजे को देखते ही रह गए। फिर उसके बाद मेरे दोस्त ने मेरी तरफ देखते बोला, भाई, मुझे पहले ही लग रहा था कि ये कोई भला है जो हमें इस अजीबोगरीब स्थान पर लेकर पहुंच गई है। मेरे दोस्त की भी बात कुछ हद तक ठीक थी। फिर बाद में मैंने उसे सामने की ओर चलने को बोला। मैंने अपने दोस्त को बताया था कि जिस तरफ भी मुझे रास्ता नजर आए हमें उसी तरफ अपने पैरों को मोड़ देना है। उसने भी ठीक ऐसा ही किया। हम रफ्तार के साथ कदम पटकते हुए अब रास्ते को पार कर रहे थे, पर तभी एक दरवाजे ने हमारे चलते हुए कदमों को रोक दिया। तभी हमें एक आवाज़ सुनाई दी, क्या हुआ, तुम दोनों को तो किसी मैकेनिक की ज़रूरत थी ना? जैसे हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि ये तो वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले हमें उस ब्रिज के ऊपर मिला था। उस आदमी को अपने सामने देखकर मैंने उसकी तरफ देखते बोला, अरे भाई, हमने तुम्हें कितना ढूंढा लेकिन तुम तो कहीं नजर ही नहीं आए।
इससे पहले कि मेरी बात पूरी हो पाती कि मेरी नज़र उसके पीछे गई, और जैसे मैंने उसके पीछे का माहौल देखा तो उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उस आदमी के सामने एक दो शब्द और बोल सकूं। असल में मुझे उस आदमी के पीछे सैकड़ों लोग खड़े हुए नजर आ रहे थे जिनकी गर्दन ही नहीं थी, और उन सभी के हाथ बार बार किसी चक्र की तरह घूम रहे थे। मैं समझ गया कि हम किसी भूतों के मोहल्ले में आ पहुंचे हैं। उनमें से कुछ महिलाएं भी थी तो कुछ मर्द भी थे। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब उन सभी के रोने की आवाज़ों ने हमारे पूरे शरीर को झंझोर के रख दिया था। मेरा दोस्त अब बुरी तरह से तड़प रहा था और मेरी भी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। हालांकि एक चीज़ हमारे लिए अभी भी बेनिफिट दे रही थी कि वो सभी हमारे बिल्कुल पीछे की तरफ खड़े थे, तो हम वहाँ से बहुत आसानी के साथ भाग सकते थे। हम दोनों ने किया भी ऐसा ही। हम वहाँ से सरपट भागने लगे। हालांकि उस मोहल्ले की गली इतनी ज़्यादा अजीब थी कि हम जहाँ से भागते वहीं वापस आकर खड़े हो जाते। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई छलावा है या फिर हमारे साथ सच में इस तरह की गली का कोई उलटफेर हो रहा है। 3 से 4 बार वापस से हमारे साथ वही हुआ। अब हम पूरी तरह से थक चुके थे। ऐसे में अब हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम दोबारा भाग तो जाएं और वापस से उसी जगह पर आकर थम जाएं। इसलिए मैंने अपने दोस्त को बोला, भाई कोई दूसरी गली ढूंढनी होगी क्योंकि ये रास्ता तो वापस से यहीं पर आ जाता है। मेरी बात सुनकर उसने भी हामी भरी और फिर उसके बाद उसने अपने हाथ से इशारा किया। उसके हाथ का इशारा वापस से उस लाल रोशनी के चमकते हुए दरवाजे की तरफ जा रहा था। तभी उसने बोला, भाई हो ना हो वही दरवाजा हम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल सकता है। उसकी बात सुनकर एक बार के लिए तो मैं सोच में ही पड़ गया, लेकिन फिर मुझे लगा कि हो सकता है उस दरवाजे के आजू बाजू में मुझे कोई गली जाती हुई नजर आ जाए। लेकिन मेरे दोस्त का कहना इससे भी अलग था। दरअसल उसने बताया कि अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटी के जाल में फंसने के बाद कोई ऐसा रास्ता होता है जहाँ से हम निकल तो पाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर भी हमें संदेह होने लगता है। और शायद उस रोशनी के चमकने का यही मतलब है कि हम दोनों को भूत पिशाच का संदेह हो रहा है, लेकिन हमें खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। अब तक वो लोग भी हमारी तरफ बढ़ने लगे थे और इस बार मैंने अपने दोस्त की तरफ इशारा किया कि अब चाहे जो भी हमारे साथ हो जाए हमें उस दरवाजे के पास चलना होगा। हम दोनों तुरंत ही भागते हुए उस चमकीले दरवाजे के पास पहुंच गए। पीछे से वो लोग भी हमारी तरफ आ रहे थे और उन सभी के चिल्लाने की आवाज़ अभी भी हमारे कानों में गूंज रही थी। वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा था। मुझे एहसास हो रहा था कि अगर थोड़ी देर और अगर मैं इस आवाज़ को सुनता रहा तो फिर मेरे कान के पर्दे ही फट सकते हैं। हालांकि इस मुश्किल समय को पार करके मैं किसी तरह से उस दरवाजे के पास तो पहुंच गया, पर अब बारी थी उस दरवाजे को खोलने की। इससे पहले कि मैं उस दरवाजे को खोल देता कि मैंने महसूस किया कि अब उस मोहल्ले के अंदर एक बहुत ही भयानक सन्नाटा पसर गया है। अभी अभी जो रोने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी अब वो खामोश हो चुकी थी। पीछे की तरफ पलट कर देखने पर पता चला कि वो लोग अब वहाँ से गायब हो चुके थे। पीछे की तरफ जोरदार सन्नाटा महसूस हो रहा था। इधर मेरे दोस्त ने मौका नहीं गंवाया और तुरंत ही उस दरवाजे को खोल दिया। दरवाजे को खोलने के बाद मेरे दिल की धड़कन बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई। फिर मुझे लगा कि कहीं मैंने अपनी मौत का दरवाज़ा तो नहीं खुलवा दिया, पर जैसे वो दरवाज़ा खुला तो उसके बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल दोस्तों, मैंने देखा कि उस दरवाजे के पीछे एक गली निकल रही थी, तो हमने उस गली के अंदर दाखिल होना ही सही समझा। पर जैसे हम उस गली के अंदर पहुंचे तो हमने महसूस किया कि ये तो वही रास्ता था जिस रास्ते से हम इस मोहल्ले के अंदर आए थे। पर अच्छी बात ये थी कि हम किसी तरह से उस भयानक मोहल्ले से बाहर निकल गए। उस मोहल्ले से बाहर निकलने के बाद मुझे सामने की तरफ वही ब्रिज नज़र आने लगा, लेकिन अब उस ब्रिज के ऊपर जाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था। पर हम जैसे उस ब्रिज के और पास पहुंचे तो मैंने देखा कि मुझे वहां पर फिर से एक बाइक खड़ी हुई नज़र आ रही थी और उस बाइक के पीछे वाली लाइट ऑन नज़र आ रही थी। और ऐसे में अब मेरा मन नहीं था कि मैं वापस से उस ब्रिज पर जाऊं। इसके बदले मैंने सड़क पर चलना शुरू कर दिया और 3 से 4 घंटे का सफ़र के बाद मैं एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर हमने राहत की सांस ली और उस पेट्रोल पंप वाले को पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया। तब जाकर उस पेट्रोल पंप वाले ने बताया कि उस मोहल्ले के नीचे सालों पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था और जिस जगह से आपको उस आदमी ने उस मोहल्ले में पहुंचाया
वहीं पर उस आदमी की किडनैपिंग हुई थी, जिस वजह से उस आदमी को भी मारकर उस कब्रिस्तान के नीचे दफन कर दिया गया। और आज वही लोगों को अपनी कब्र के पास ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब उस कब्रिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया गया है, इसलिए वो अपनी कब्र तक किसी को नहीं पहुंचा पाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।